Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. I hope आप अपने घरों में सेफ होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी इम्यून डेफिशिएंसीज, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेफिशिएंसीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्यून डेफिशिएंसीज क्या होती हैं? इम्यून डेफिशिएंसीज होती हैं कि जब आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम्स है इन्फेक्शंस के साथ इफेक्टिवली फाइट नहीं कर पाता है, आपको इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, आपको सुरक्षित नहीं कर पाता है पैथोजन से, माइक्रोब से आपको सुरक्षित नहीं कर पाता और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की सक्रेशन भी नहीं हो सकती। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसीज दो तरह की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो आपकी प्राइमरी डेफिशिएंसीज हैं। और जो आप एक्वायर करते हो डिफरेंट रीजंस की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से, ठीक है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से जो आप डेफिशिएंसीज को एक्वायर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेफिशिएंसीज। ठीक है, प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसीज जो हैं वो आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होती है। ठीक है, ये आपकी इनहेरिटेंट होती है। ठीक है, इनहेरिटेंट होती है ये आपकी जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होती है। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होती है। वो जेनेटिक डिफेक्ट्स आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। वो जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या करते हैं? आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली आइडेंटिफाई हो जाती है बचपन में ही, इन्फेंट्स में, ठीक है, बच्चों में, या आपके अर्ली चाइल्डहुड में आपके ये डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, और कुछ ऐसी होंगी जो कि लेटर मैनिफेस्ट होंगी, नहीं बच्चों में डिटेक्ट हो पाएंगी, लेटर एज में जाके डिटेक्ट होंगी। ठीक है, आपकी प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसीज में मेनली आपके बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स, टी सेल्स और फैगोसाइट सेल्स जो हैं वो आपके अफेक्ट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेफिशिएंसीज मेनली दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसीज इन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स। ठीक है, आपके बी सेल्स, टी सेल्स वगैरह में डेफिशिएंसीज की वजह से आपको प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसीज जो है। सो टाइप्स ऑफ प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसीज। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले आती है बी सेल और एंटीबॉडी डेफिशिएंसीज। बी सेल डेफिशिएंसीज में क्या होगा कि आपके बी सेल डेफिशिएंसीज में क्या होगा, आपके बी सेल्स जो हैं, जो बी सेल्स हैं, हो सकता है उनकी मैच्योरेशन नहीं हो रही है ना, आपके बी सेल्स जो है वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, और मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे इनटू प्लाज्मा सेल्स में, है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे इनटू प्लाज्मा सेल्स में, राइट। अगर वो प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं तो आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो बी सेल एंटीबॉडी डेफिशिएंसीज में क्या होता है कि आपके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट हो रही है। ठीक है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है हॉल्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आपके बी सेल्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ है, या तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, मैच्योर नहीं हो रहे हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं। और ऐसे लोगों के अंदर बहुत जो है दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू आपके बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है आपकी ब्रूटन्स डिजीज है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी। तो ब्रूटन्स डिजीज में क्या होता है, जिसको हम एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनेमा भी बोलते हैं, इसमें आपकी बीटीके जीन जो है उसमें म्यूटेशन होती है, और ये बीटीके जीन आपके एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ये आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि मेल्स में ये एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो गई है इस जीन में, तो उनके अंदर आपको वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा। बट फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है, कोई म्यूटेशन अगर एक एक्स क्रोमोसोम में हो रही है, तो फीमेल विल बी अ कैरियर। बट इफ बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर अफेक्टेड, देन उस फीमेल के अंदर वो डिसऑर्डर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बीटीके जीन जो है वो कोड करती है वो ब्रूटन टायरोसाइन काइनेज एंजाइम के लिए। बीटीके जीन क्या बनाती है? ब्रूटन
काइनेज एंजाइम, और ये एंजाइम बी सेल्स की मैच्योरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम बी सेल्स की मैच्योरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली बी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, फिर वो सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, सर्कुलेट होते हैं, स्प्लीन में जाते हैं। ठीक है, बी सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है, प्लाज्मा बी सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है मैम। ठीक है, बट इस एक्सएलए के अंदर क्या होगा, इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, ब्रूटन्स डिजीज के अंदर क्या होगा, ये बीटीके जीन जो है, बीटीके एंजाइम जो है ये इनइफेक्टिव है, ये नहीं बन रहा है, बीटीके एंजाइम जो है वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से बी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। अगर बी सेल्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो वो प्लाज्मा बी सेल्स भी नहीं बनाएंगे। अगर आपके प्लाज्मा बी सेल्स नहीं बनेंगे तो आपके एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी, तो आपके एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, है ना। और ये आपके सिम्टम्स जो है ना, ये आपको बच्चा जब तक 6 महीने का है ना तब तक आपको इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे 6 महीने के बाद। ठीक है, जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंड 6 मंथ के बाद दैट बेबी इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, स्पेसिफिकली आपके जो इन्फेक्शंस इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सीडोमोनास हो गया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। ठीक है, वो बैक्टीरिया ज्यादातर अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। ठीक है, बट आपकी टी सेल वाले इम्यूनिटी वैसे की वैसी रहेगी, तो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी मिलती रहेगी ड्यू टू द टी सेल्स, बट आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बच्चों को हमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर पैथोजन होता है, वो पैथोजन हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी उसे फौरन रिकॉग्नाइज करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, बट हमारी बॉडी तो एंटीबॉडीज बना ही नहीं रही है ना। अगर आपको डिसऑर्डर है तो जब एंटीबॉडीज बन ही नहीं रही हैं तो हमें क्यों अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम के साथ छेड़खानी करनी है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को ये वाली वैक्सीन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी, जो कि बहुत कॉमन है बट इतनी सीरियस नहीं है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो नहीं पता कि किस म्यूटेशन की वजह से ये हो रही है। इसमें क्या होता है, नाम से पता ना, आईजीए। तो आईजीए प्रोड्यूसिंग जो बी सेल्स होंगे ना, क्योंकि बी सेल्स क्या बना रहे हैं, बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप्स की होती है, आईजीए है, आईजीएम है, ठीक है, आईजीई है, आईजीजी है, बहुत सारी टाइप्स की एंटीबॉडीज हैं। बट जो आपकी बी सेल्स जो कि आईजीए एंटीबॉडीज बना रहे हैं वो एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि आपके ये वाले बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हुए। बाकी एंटीबॉडीज आपकी बन रही हैं एज इट इज। ठीक है, बस आपकी आईजीए वाली एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, और ये एंटीबॉडी आपकी इंपॉर्टेंट है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये वाली एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की प्रोटेक्शन के लिए ये एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बाकी एंटीबॉडीज एज इट इज प्रोड्यूस होंगी, और इसीलिए बहुत सारे चिल्ड्रंस के अंदर आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज बाकी एंटीबॉडीज अपना काम कर रही हैं, टी सेल्स अपना काम कर रहे हैं, बस ये वाली एंटीबॉडीज आईजीए एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और अगर सिम्टम्स हुए भी तो हो सकता है कईयों के अंदर देखने को मिले, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस देखने को मिल सकती हैं, एलर्जिक आपकी कंडीशंस हो सकती है किसी के अंदर, ऑटोइम्यून डिजीजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, देन आता कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसका भी एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इसको सीवीआईडी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमन बात कर रही हूँ ना, तो कॉमन एंटीबॉडीज का जो लेवल्स है वो कम होगा। अगर एंटीबॉडीज के लेवल्स आपकी बॉडी में कम है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार सेम इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों में आपके लिम्फोमास के जो लिम्फोमास होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऑटोइम्यून कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक ऑटोइम्यून एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, सो हो सकता है कि नंबर ऑफ बी सेल्स नॉर्मल है, अगर आप ब्लड टेस्ट करो हो सकता है बी सेल्स का नंबर नॉर्मल आए, बट आपके एंटीबॉडीज के लेवल नंबर जो है वो
डिक्रीज होगा, एंटीबॉडीज के लेवल्स जो है वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। IgA का लेवल, IgG का लेवल, IgM का लेवल्स वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके बी सेल्स तो बन रहे हैं, पर वो बी सेल्स आपके एंटीबॉडी जो प्लाज्मा बी सेल्स है उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। देन टी सेल डिफिशिएंसीज जो कि आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगी, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रही है, ओके। और ये आप इसमें टी सेल डिफिशिएंसी में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि आपके जो फंक्शनल टी सेल्स हैं उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी जो है इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी। इसके अंदर है एक डाइजॉर्ज सिंड्रोम है, IL-12 रिसेप्टर डिफिशिएंसी है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम को हम विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी बोलते हैं, 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका Q11.2 पोर्शन है क्रोमोसोम 22 के ऊपर, वो पोर्शन डिलीट हो जाता है, ठीक है। और ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द कोडिंग ऑफ TBX1 जीन। ये पोर्शन क्या करता है, TBX1 जीन को कोड करता है, TBX1 जीन को कोड करता है, ठीक है। TBX1 जीन को कोड करता है। कौन सा पोर्शन आपका, दिस कहां गया, हाँ ये वाला आपका पोर्शन कौन सा, Q11.2 पोर्शन, ये किसको कोड करता है, TBX1 जीन को कोड करता है। और ये कहां पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 22 को, इसलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। अब ये TBX1 जीन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये TBX1 जीन इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रिंजियल पाउचेस। एम्ब्रियोस में फ्रिंजियल पाउचेस की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पाउचेस बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं हेड एंड नेक के, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, थर्ड पाउच एंड फोर्थ पाउच को अफेक्ट कर रहा है। थर्ड पाउच जो है वो डेवलप होता है थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड में, एंड फोर्थ पाउच डेवलप होता है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड में, ठीक है। अब आपको पता है ना कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, पैराथायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और आपका थाइमस ग्लैंड किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, टी सेल्स की मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो आपके अगर थाइमस अंडर डेवलप्ड, हाइपोप्लास्टी मतलब अंडर डेवलप्ड, अगर थाइमस आपका अंडर डेवलप्ड है तो आपको टी सेल डिसऑर्डर होगा। और अगर पैराथायराइड अंडर डेवलप है आपको हाइपोकैल्सेमिया होगा, दैट इज लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, बिकॉज जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो आपके इसके साथ बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके फेशियल फीचर्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लंबा फेस हो जाएगा, छोटे छोटे टीथ हो जाएंगे, क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें दो तरह के, एक डिजॉर्ज एंड विलोकार्डियोफेशियल है ना। डिजॉर्ज सिंड्रोम में आपका थाइमिक डिफेक्ट होगा, पैराथायरॉइड डिफेक्ट होगा एंड कार्डियक डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम में आपको फेशियल डिफेक्ट एंड कार्डियो डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके पीटीएच के लेवल्स कम है, टी सेल्स के लेवल्स कम है। चेस्ट से आपको पता चल जाएगा थाइमिक जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट नहीं, क्योंकि उसकी शेडो वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके, देन आ जाओ IL-12 रिसेप्टर डिफिशिएंसी में। अगेन ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें आपको क्या होता है कि आपका IL-1/2 जीन जो है वो उसके अंदर म्यूटेशन होती है, IL-12 जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, और ये जीन इंपॉर्टेंट है फॉर द कोडिंग ऑफ IL-12 रिसेप्टर, ठीक है। IL-12 रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन, ठीक है। हमने IL पढ़ा है ना, क्या होता है, इंटरल्यूकिन है ना। तो ये IL-12 रिसेप्टर जो है इंपॉर्टेंट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इंटरल्यूकिन 12 को सिक्रीट करते हैं। इंटरल्यूकिन 12 जो है इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर के साथ जाके इंटरैक्ट करता है। ये रिसेप्टर किसके, टी हेल्पर सेल्स के रिसेप्टर्स हैं। जैसे इंटरल्यूकिन 12 जो इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा, टी हेल्पर सेल TH1 सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे और वो इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करेंगे। इंटरफेरॉन गामा जो है मैक्रोफेजेस को और NK सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। मैक्रोफेजेस और NK सेल्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे,
ठीक है। बट अगर सपोज इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर्स जो हैं वो बन ही नहीं रहे हैं, वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर म्यूटेशन हो गई है, तो आपके मैक्रोफेजेस एनके सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे एंड दैट पीपल विल बी मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शंस फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, सैल्मोनेला, ठीक है, दे आर मोर फंगस इन्फेक्शन से बहुत सस्पेक्टेबल होंगे, ठीक है। एंड दे शुड ऑल्सो अवॉइड लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ठीक है, स्पेसिफिकली आपकी बीसीजी वैक्सीन जिसके अंदर माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ओके, देन आ जाओ क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है, ये एक रेयर प्राइमरी डिसऑर्डर है, ठीक है, रेयर प्राइमरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके पर्सन हैं दे आर मोर persistent, they will show more persistent और recurrent आपकी फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है, उनके अंदर आपको बहुत बार बार एक फंगल इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलेंगी, दे आर मोर persistent, दे आर मोर प्रोन टू recurrent फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। इन्फेक्शंस ऑफ आपकी फंगल इन्फेक्शंस किसको अफेक्ट करते हैं, आपके स्किन को, नेल्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, ठीक है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन की फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, नेल्स की, ठीक है। और ज्यादातर कौन सी स्पीशीज आपकी इफेक्ट कर रही है, कैंडिड स्पीशीज ऑफ फंगस जो है उसकी वजह से ये आपको प्राइमरी डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी AIRE जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है, AIRE जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है, और ये जीन आपकी कोड करती है फॉर ऑटो इम्यून रेगुलेटर, ठीक है, ये जीन किसके लिए कोड करती है, ऑटो इम्यून रेगुलेटर के लिए कोड करती है, AIRE के लिए कोड करती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपका कैंडिडा स्पीशीज जो है फंगस की, उसकी वजह से आपको बार बार फंगल इन्फेक्शंस हो रही हैं, और ये क्यों हो रही हैं, बिकॉज AIRE जीन म्यूटेशंस की वजह से हो रही हैं। ये जीन आपके ऑटोइम्यून रेगुलेटर के लिए कोड करती है, ठीक है, और ये आपकी किस लिए इन्वॉल्व होती है, ये इन्वॉल्व होती है टी सेल सिलेक्शन के लिए, ठीक है, ये किस लिए इन्वॉल्व होती है, टी सेल सिलेक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है, और टी सेल की सिलेक्शन कहां पर होती है, थाइमस में होती है, टी सेल्स की सिलेक्शन कहां पे होती है, थाइमस में होती है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि थाइमस के अंदर आपके टी सेल्स जो हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शंस करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सिलेक्शन की मतलब कि वो जो सेल्फ एंटीजेंस हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो सिर्फ किसको करेंगे, जो आपके एंटीजेंस MSC मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो आपकी होगी, ठीक है। और ये आपकी किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए आपकी AIRE बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन होगी तो आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कंबाइंड बी सेल एंड टी सेल डेफिशिएंसीज, ठीक है, जिसमें बी सेल और टी सेल दोनों ही डिफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है, वो आपके इन्फेक्शंस के साथ फाइट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्किड जो है अगर ट्रीट नहीं की जाती है जीन थेरेपी के थ्रू, स्टेम सेल्स के थ्रू अगर उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, इट कुड बी अ फैटल। इसको बबल बॉय डिजीज भी बोला जाता है। इसको बबल बॉय डिजीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। इसको बबल बॉय डिजीज क्यों बोला जाता है, देखो इसमें क्या था कि एक बॉय था, ठीक है, वो काफी साल तक जो है उसको मतलब स्किड था ना, वो काफी साल तक एक मतलब जब से वो चाइल्ड बॉर्न हुआ था तो वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता था, काफी साल तक वो ना एकदम से अलग रहा था, ठीक है, एक बबल के अंदर खुद को उसने, जैसे एक बबल होता है ना उसके अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, तो उसने वैसे खुद को एक प्रोटेक्ट करके रखा था, डेविड विटर करके मतलब नाम था उसका, ठीक है, तो उसने खुद को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा था एक बबल के अंदर, इसलिए उसको बबल बॉय डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है ऑटोजोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम, ठीक है, जिसको जॉब सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगेन ये ऑटोजोमल डोमिनेंट आपका डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होती है, ठीक है, म्यूटेशन होती है STAT3 जीन में, ठीक है, इसमें म्यूटेशन होती है
3 जीन में, जो कि कोड करते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कोड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर STAT3 के लिए। ठीक है, ये कोड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर STAT3 के लिए। ठीक है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, ये टी सेल्स की डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टी सेल्स की डिफरेंशिएशन इनटू टी हेल्पर 17 सेल्स। ठीक है, और टी हेल्पर 17 सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 17। ठीक है, इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट कर सकें। ठीक है, टू रिक्रूट न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्रिगर करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या हुआ? क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला कि आपका जो ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर आईजी सिंड्रोम है, इसमें STAT3 जीन की म्यूटेशन होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोड करता है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट है टी सेल्स की डिफरेंशिएशन इनटू टी हेल्पर 17 सेल्स के लिए, और ये टी हेल्पर 17 सेल इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स के रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, सो अगर आपके STAT3 जीन में म्यूटेशन होगी तो आपके टी हेल्पर सेल 17 नहीं बन पाएंगे, इंटरल्यूकिन 17 नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स जो है वहां पे रिक्रूट नहीं हो पाएंगे और आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों में ज्यादातर आपको स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस देखने को मिलेगी, बार बार जुकाम आता रहेगा उनको, फेशियल फीचर्स जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, जैसे कि उनका लार्ज टंग होगी, फ्लैट नोज होगा, प्रोमिनेंट फोरहेड होगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देन है फैगोसिटिक सेल डिफेक्ट्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपके फैगोसाइट्स जो हैं, जो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, उनका नंबर कम हो जाएगा या वो फंक्शनल नहीं होंगे प्रॉपर। दैट पर्सन आर मोर सस्पेक्टेबल टू सीवियर एंड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कि क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटोस डिजीज, ल्यूकोसाइट एडिशंस डेफिशिएंसी। अब आपके क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज में क्या होता है? क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज में क्या होता है? CGD में क्या होता है? ये आपका एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें WBCs जो हैं वो अपने आप को इफेक्टिवली जो है वो WBCs जो हैं वो इफेक्टिवली जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया एंड फंगस को। ठीक है, WBCs इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे किसको? बैक्टीरिया एंड फंगस को। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू फॉल्टी NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? फॉल्टी NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है, जिसके से WBCs अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके से बार बार आपको रिकरेंट जो है इन्फेक्शंस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, निमोनिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, निमोनिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, फीवर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, स्वॉलन lymph nodes आपको देखने को मिलेंगे इन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, देन है LAD किसकी वजह से हो रहा है? जेनेटिक डिसऑर्डर है अगेन, जिसमें WBCs जो है आपके इन्फेक्शन साइट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, WBCs जो है ये इन्फेक्शन साइट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इन योर ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी के अंदर, ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं आपके इन्फेक्शन साइट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, और क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज के अंदर आपकी वो WBCs इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। लास्ट है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री डेफिशिएंसीज। कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज के अंदर क्या होता है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है, या तो वो एब्सेंट होंगे या तो वो प्रोटीन्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसके से यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। ठीक है, लाइक आपके इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन, निसीरिया की वजह से, एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक लूपस। ठीक है, द टाइप ऑफ डेफिशिएंसी और एसोसिएटेड डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोटीन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी 30 से ज्यादा प्रोटीन जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में होते हैं, तो कौन सा प्रोटीन अफेक्ट हो रहा है वही उसी पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इन्फेक्शन आपको या रिस्क आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि C3 डेफिशिएंसी है एक,
ठीक है, एक रेयर जेनेटिक कंडीशन जिसमें बॉडी की जो बॉडी है वो फंक्शनल C3 प्रोटीन नहीं बना पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस वगैरह होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके सिम्टम्स बचपन में ही अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। देन C1 इनहिबिटरी डेफिशिएंसी है जिसमें आपको एंजियोड्यूमा होता है। एंजियोड्यूमा में क्या होता है, स्वेलिंग होती है। दिस C1 इनहिबिटरी डेफिशिएंसी कैन बी हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। हम हेरिडिटरी की बात करेंगे प्राइमरी में, ठीक है। तो जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें आपके फंक्शनल C1 जो प्रोटीन है वो नहीं बन पा रहे हैं। सिम्टम्स आपको चाइल्डहुड या एडोलसेंस में अपेयर होंगे, ठीक है। ये डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन जो है 50% चांसेस होते हैं कि वो अपना बेबी को वो डिफेक्ट जो है वो पास ऑन करेगा, ठीक है। तो C1 इनहिबिटर में एडिमा होता है और C3 डेफिशिएंसी सिंड्रोम में आपको बैक्टीरियल या आपको ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये था आपका इम्यून डेफिशिएंसीज, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसीज भी बता देती हूँ, ठीक है। प्राइमरी तो हो गया आपका, सेकेंडरी होती है जो कि आप एक्वायर करते हो जब आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि एड्स की वजह से, HIV वायरस की वजह से, माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से, कोई कीमोथेरेपी ले रहे हो, कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो आप, कोई ड्रग्स की वजह से ऐसे, ठीक है, कोई केमिकल्स की वजह से, कोई डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से या कुछ क्रोनिक वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी आपको सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जो कि ज्यादा कॉमन होती हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसीज की वजह से, ठीक है। So that's all for immune deficiencies. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. You can directly interact with me because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and search and share.